तो दोस्तों एक नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 23 मतलब 23 ऑफ अप्रैल को ये आईपीओ ओपन होने वाला है JNK इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स लेंगे, मतलब पूरी जानकारी लेंगे इस आईपीओ की। उसके अलावा 18 अप्रैल मतलब कल की तारीख में वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ है, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ओपन होने वाला है। तो इसकी लेटेस्ट जानकारी लेंगे जिससे आपको अप्लाई करने में आसानी रहे। तो इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही शानदार इसकी एंकर लिस्ट आई है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जानेंगे जिससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आपको अप्लाई करना नहीं करना, डिसीजन आराम से आप ले पाएंगे। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले बात करें वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में, मतलब उसकी एंकर लिस्ट के बारे में। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर बात करें तो 5400 करोड़ रुपए, 5400 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। मतलब बहुत ही बड़ी इसकी एंकर लिस्ट है। अगर इस एंकर लिस्ट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट एंकर लिस्ट है पेटीएम और LIC के बाद। मतलब इतनी बड़ी इसकी एंकर लिस्ट आई है, तो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है कि एंकर लिस्ट के द्वारा इतने ज्यादा पैसे जुटाए गए हैं। और टोटल 60 मतलब 60 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं इस आईपीओ के, मतलब इस एफपीओ के अंदर वोडाफोन आइडिया के। तो काफी बढ़िया चीज है। अब ये 60 जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, 60 एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? फर्म तो लगभग एक दो सेम ही होती है, फिर क्या होता है कि भाई अलग अलग इनके प्लान होते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है। तो इस तरह से टोटल मिला के टोटल 60 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं। 5400 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो काफी बढ़िया चीज है। और अगर बात करिए थर्ड लार्जेस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़े अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें, मतलब सबसे बड़ा जो एंकर इन्वेस्टर जिसको सबसे ज्यादा पोर्शन दिया गया है वो है GQG पार्टनर। GQG पार्टनर का आपने नाम सुना होगा। इसके CEO वगैरह की बात करें तो वो तो इंडियन ही है, पर ये US की कंपनी है। इसका नाम आपने सुना होगा। अदानी हिंडनबर्ग का जब विवाद चल रहा था, अदानी की शेयर्स काफी ज्यादा डाउन चले गए थे, तब क्या है अदानी ने मतलब इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो उसके अंदर GQG पार्टनर ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद शेयर ने जबरदस्त छलांग मारी थी, अदानी की शेयर्स वापस रिकवर हुए थे। तो वही GQG पार्टनर, इसने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अभी वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में। मतलब एज ए एंकर इन्वेस्टर्स वो शामिल हुए हैं। तो मतलब इनका लॉक इन पीरियड भी रहेगा, तो ये लंबे समय तक रहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो GQG पार्टनर 26% अकेले उनको दिया गया है इतना पोर्शन, एंकर पोर्शन। तो काफी बढ़िया चीज है। उसके अलावा अगर बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की, जो बड़े बड़े FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो काफी बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसके अंदर बैंक ऑफ जापान काफी बड़ा नाम है। फिर उसके अलावा UBS मतलब बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इसका नाम है। फिर सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनले, ऑस्ट्रेलियन सुपर, फिडिलिटी, सोशिएट जनरल, ऐसे काफी बड़े नाम शामिल है इसकी FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिस्ट के अंदर। तो FIIs के अंदर अगर कहें तो पूरे में से पूरे मार्क्स इसके अंदर मिल जाते हैं। पर अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स या इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल काफी बढ़िया नाम है और बड़ा जाना माना नाम है। फिर बात करें HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड भी काफी बढ़िया नाम है। फिर क्वांट म्यूचुअल फंड, इसके अलावा एक दो छोटे मोटे और म्यूचुअल फंड्स शामिल है। उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है वो भी शामिल है इसकी एंकर लिस्ट के अंदर। पर अगर बात करें SBI म्यूचुअल फंड है, ICICI है, एक्सिस है, ये टॉप 3 जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इसीलिए मैं इसकी एंकर लिस्ट को 10 आउट ऑफ मतलब 10 में से लगभग 9 रेटिंग देना चाहूंगा। मतलब अगर SBI म्यूचुअल फंड या एक्सिस, ICICI ये भी शामिल हो जाते तो 10 आउट ऑफ 10 इसकी एंकर लिस्ट होती। पर ठीक है, खराब भी एंकर लिस्ट नहीं है। मतलब 9 मतलब इसको मार्क्स सही रहेंगे, 9 लगभग 9 आउट ऑफ 10 बढ़िया रैंकिंग है। पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मैं किसी और के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। पर अगर बात करें इससे पहले भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ था, उसकी एंकर लिस्ट की अगर बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 थी। उसके अंदर सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स भी शामिल थे और लगभग सारे बड़े FIIs भी शामिल थे। मतलब उसकी एंकर लिस्ट 10 आउट ऑफ 10 थी। तो उसकी QIB पोर्शन भी आखिरी दिन जबरदस्त सब्सक्राइब हुआ था, इस कारण इसको देखिए लिस्टिंग गेंस अच्छा मिल गया। अब इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब एंकर लिस्ट अच्छी आई है, पर एंकर लिस्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कभी कभार ब्लफ भी हो सकता है, मतलब आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कंपनी में ओवरऑल दम नहीं है, बट अगर QIB पोर्शन आखिरी दिन अच्छा सब्सक्राइब होता है तो रिस्क लिया जा सकता है, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स की बदौलत।
जैसा पिछली बार भारतीय हेक्साकॉम के अंदर होता। मतलब मेन चीज आप सब्सक्रिप्शन और डिमांड देखिएगा, आखिरी दिन डिमांड वगैरह कैसी रहती है 1-2 बजे के आसपास। मैं वैसे टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी करीब करीब 10% के आसपास चल रही है, मतलब ₹1 पर शेयर के हिसाब से इसकी जीएमपी चल रही है और ₹11 के अंदर ये दे रहे हैं। 10 से ₹11 इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 1298 शेयर्स का लॉट है और जीएमपी के भरोसे ना रहे, ये सिर्फ एक अंदाजा है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बताया कंपनी वीक नजर आ रही है, फाइनेंशियली वीक है, फंडामेंटली वीक है। मैंने सारी चीज़ आपको बताई। डेट मतलब बहुत ज़्यादा डेट है, लगातार लॉस जनरेट कर रही है, तो बहुत वीक कंपनी ये नजर आ रही है। और मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट का मतलब अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और दोस्तों आज तक इतने सारे इन्वेस्टमेंट, फंड, स्टॉक एंड ट्रेडिंग के बारे में बात की है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, जो श्योरली हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आज की तारीख में हमारे पास, जिसके अंदर हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड एंड रियल एस्टेट। इससे क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। प्लस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस करते हैं। और लिक्विडिटी की बात करें तो आप अपने इन्वेस्टेड पैसों को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने फंड को आसानी से रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एंड आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो कि एक ट्रस्टेड एंड रेप्यूटेड नेम है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास काफी अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है, जो आपको मार्केट के बारे में टाइम टू टाइम सही रेकमेंडेशंस देंगे। आप इनकी हेल्प से इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं और इनके यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इजीली अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो क्यों रुके हो, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अब बात करें हमारे अपकमिंग आईपीओ JNK इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगा। तो इसकी डेट्स वगैरह की अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्राइस बैंड और मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है। तो ये कंपनी क्या करती है, हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उसके अलावा रिफाइनरीज होती है। रिफाइनरी जो मतलब ऑयल को रिफाइन करती है, पेट्रोल डीजल निकलता है, तो वहां पर क्या है कि हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, सप्लाई करती है, इंस्टॉल करके देती है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, लगभग 27% का मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ काफी धमाका कर सकता है, डिमांड इसकी अच्छी रह सकती है। लीडिंग पोजीशन के अंदर है ये कंपनी। तो ये कंपनी फायर हीटर, रिफॉर्मर्स, क्रैकिंग फर्नेस वगैरह बनाती है। और उसके अलावा इसका क्लाइंट बेस काफी बढ़िया है। जितनी भी रिफाइनरीज हैं मतलब इंडिया के अंदर, उसमें से काफी रिफाइनरीज इसकी क्लाइंट है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी इसका काम है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज के लेकर आगे ही अपना बिजनेस वगैरह एक्सपेंशन कर रही है। हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल के लेकर काम कर रही है। तो ये आईपीओ 23 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है इसकी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली काफी अच्छी नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उसके अलावा रिव्यू वाले वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊंगा। फिर फंडामेंटली बात करें तो ROE, ROCE भी काफ़ी अच्छी है, 15% से ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा, मतलब जब इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ जाता है। बाकी इस आईपीओ के अंदर फ्रेश इश्यू का पोर्शन भी है और रिटेल पोर्शन 35% का है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये कंपनी काम कर रही है, उस हिसाब से इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रह सकती है। एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी आ सकती है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी वैल्यूएशंस अगर रीजनेबल रखें, प्राइस बैंड मार्केट लॉट अगर रीजनेबल हो, तो मुझे लगता है इस आईपीओ की डिमांड अच्छी रह सकती है। और इस आईपीओ से मुझे काफ़ी उम्मीद है। अब देखते हैं इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट कैसा आता है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। और बाकी मैं आपको जैसे ही इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है।